इस तरह से प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं। आज उन्होंने कई सारी चुनावी रैलियां भी की और अब इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के भी जरिए जनता के बीच हैं और उनके साथ हम जब देख पा रहे हैं तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष भी एन चंद्रबाबू नायडू भी प्रधानमंत्री के साथ उस रथ पर सवार हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें क्योंकि अगले चरण में चौथे चरण में चुनाव होने वाले हैं आंध्र प्रदेश में, चौथे चरण में चुनाव होने वाले हैं तेलंगाना में और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का धुआंधार चुनाव प्रचार दोनों ही राज्यों में। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश की जनता के बीच, और आप इन तस्वीरों में देखिए बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और साथ ही साथ विजयवाड़ा सीट से जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, वो प्रत्याशी भी साथ में मौजूद हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ हम आपको आंकड़े बता दें। आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं और तेलंगाना में 17 सीटें हैं और इन तमाम दोनों ही राज्यों में इन तमाम सीटों पर 13 मई को यानी कि अगले चरण में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण में 13 मई को यहां पे वोटिंग होनी है। ये न सिर्फ यहां की तस्वीरें और ये जोश और उत्साह जो दिख रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो एक दीवानगी का होता है आलम, न सिर्फ ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री कहीं भी चले जाएं, उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब होते हैं। और अब इन तस्वीरों के जरिए देखिए सड़क के दोनों ही तरफ लोग मौजूद हैं, हाथों में झंडा लिए हुए, प्लाकार्ड लिए हुए, मोदी जिंदाबाद के नारे लिखे हुए और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर उन तमाम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खानम इन तस्वीरों के साथ इस कार्यक्रम में, रोड शो में भी वो मौजूद हैं। आयशा, जैसा कि हमने कहा कि अगले चरण में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण में आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कुल 25 सीटें हैं यहां लोकसभा की और 25 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। और उससे पहले हमने देखा धुआंधार चुनाव प्रचार दोनों ही राज्यों में, आज तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी। क्या कुछ मायने, किस तरह की तैयारी बीजेपी की दक्षिण भारत में और खासकर आंध्र प्रदेश में? ये देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अभी अभी शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री कुछ ही देर पहले राजमपेट आंध्र प्रदेश में उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधन किया और अब विजयवाड़ा में उनकी रैली शुरू हो गई है। विजयवाड़ा के जो बहुत ही बिजी रोड है, एमजी रोड, इसको बंदर रोड भी कहा जाता है, और यहाँ पर ये रैली शुरू हुई और ये बहुत ही अद्भुत तस्वीर दक्षिण भारत के लिए असीम, क्योंकि इस रैली में आप देख सकते हैं दक्षिण के सुपरस्टार पवन कल्याण, जो बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार हैं, उनके साथ टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू हैं और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, 3 स्टार्स हैं, ये तीनों स्टार्स को देखने के लिए भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है। कुछ ही समय पहले मार्च 17 तारीख को ये तीनों स्टार्स, ये तीनों नेता ने मिलकर एक प्रजा गालम रैली की थी यहाँ पर विजयवाड़ा के करीब पालनाडु में, और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। और ये जो खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, ये यहाँ के लोग काफी फिल्मी अंदाज में सबका स्वागत करते हैं। काफी फिल्म ओरिएंटेड यहाँ के लोगों की सोच होती है। और पवन कल्याण जो है यहाँ पर एक मैटनी आइडल हैं, लेकिन पवन कल्याण के साथ जो प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, उनको देखने के लिए जो भीड़ उमड़ पड़ी है, ये नजारा देखते ही बनता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पवन कल्याण जो जनसेना के नेता हैं, उनके साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ जो बीजेपी का गठबंधन है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, ये गठबंधन बहुत अहम है क्योंकि इस गठबंधन के तहत बीजेपी
और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में ये नारा लेकर आए हैं कि अब आंध्र प्रदेश को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। देखिए, आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन 10 साल में जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ और इससे आंध्र प्रदेश विकास से पिछड़ गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यही नारा लेकर आए हैं कि 10 सालों में जब विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में, विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश पीछे रह गया और अभी तक आंध्र प्रदेश को उसकी राजधानी नहीं मिली है। देखिए, 10 साल तक के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हैदराबाद राजधानी को शेयर करने के लिए रिसोर्सेज मिले थे, लेकिन अब जून 2 तारीख को ये 10 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक आंध्र प्रदेश में राजधानी कोई परमानेंट राजधानी नहीं है। देखिए, वाईएसआरसीपी के नेता लगातार अमरावती जो इस वक्त राजधानी है उसको बदलने की बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि वो 3 राजधानी बनाएंगे, कभी विशाखापट्टनम में राजधानी बनाएंगे, कभी कर्नूल में या फिर कभी विजयवाड़ा में। इस तरह से आंध्र प्रदेश के लोगों को विकास से पीछे रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान आंध्र प्रदेश में जो कैंपेन कर रहे हैं, उनका यही नारा है कि अब आंध्र प्रदेश को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी ने यहाँ के 2 मजबूत स्थानीय नेता हैं जो चंद्रबाबु नायडू और पवन कल्याण, इनके साथ अलायंस किया है और बीजेपी को उम्मीद है कि अब वाईएसआरसीपी के जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा जो गुंडागर्दी का राज चल रहा है आंध्र प्रदेश में, उसे खत्म किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के लोग भी विकल्प चाहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है लगातार वाईएसआरसीपी के शासन के दौरान किस तरह से यहाँ पर करप्शन के चार्जेस, किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा प्रशासन और लगातार खुद वाईएसआरसीपी के नेता मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। उन्होंने खुद ये तमाम केसेस अपने एफिडेविट में बताई है। तो जाहिर है आंध्र प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव आज इन सड़कों पर लोग जो जुटे हैं इस बदलाव की उम्मीद में आए हैं कि आंध्र प्रदेश में कुछ बदलाव होगा और विकास की एक नई लहर आएगी। देखिए, ये तीनों नेता आंध्र प्रदेश में बहुत मशहूर है, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर। लेकिन उसके बाद से जब से वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने हैं, आंध्र प्रदेश का विकास कहीं न कहीं रुक गया है। तो और इसके अलावा इतना ही नहीं, केंद्र बीजेपी की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को आंध्र प्रदेश सरकार लागू भी करने से पीछे रह गई और कई योजनाओं को, जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, इन योजनाओं को राज्य सरकार ने अपने नाम से यानी अपनी योजनाओं के तौर पर लागू किया। तो इस तरह से लोगों के साथ छल और लोगों को मिसलीड करना, ये तमाम चीजें आंध्र प्रदेश की सरकार की एक आदत सी बन गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव आए, यहाँ पर डबल इंजन सरकार हो, राज्य में टीडीपी की सरकार बने और केंद्र में फिर एक बार मोदी का नारा जो बीजेपी ने दिया है उसके साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का विकास दोबारा पटरी पर लाया जाए। देखिए, सड़कों पर दूर दूर तक लोग खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, कुछ ही समय पहले मार्च 17 तारीख को जब चिल्ला कलूरीपेट्टा में तीनों नेताओं ने जब वहां पर एक बहुत बड़ी विशाल रैली की थी, प्रजागालम यानी जनता की आवाज के नाम से रैली का आयोजन किया था, उस वक्त भी लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटे थे और मैं वहां पर मौजूद भी थी इस रैली में। और उस समय जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे उनका ये कहना था कि अब हमारे साथ हमारे बड़े भाई साथ आ गए हैं, अब वाईएसआरसीपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए, लोगों में खौफ है यहाँ पर कि लोग सड़कों पर कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन नहीं है, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। तो उनका ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है टीडीपी के साथ अलायंस में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ और बीजेपी का साथ होने से अब लोगों में कुछ हद तक एक विश्वास जगा है, एक विश्वास पैदा हो रहा है। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं लगातार सड़कों पर, ये तीनों नेताओं की जो तस्वीर है, जनसेना के नेता पवन कल्याण, बीच में प्रधानमंत्री
और बगल में चंद्रबाबू नायडू, जी। इन तीनों नेताओं की तस्वीर से यहाँ के लोगों में ज्यादा विश्वास बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मजबूत गठबंधन यहाँ पर बीजेपी ने बनाया है। एक ऑल्टरनेट देने की बीजेपी की पूरी कोशिश है। हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है आंध्र प्रदेश में अपनी मौजूदगी को और गठित करे और मजबूत करे, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से यहाँ पर बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि पार्टी की यहाँ पर जो प्रेजेंस है उसे और ज्यादा मजबूत करे। और अब पार्टी को एक नया बल मिला है चंद्रबाबू नायडू के साथ और पवन कल्याण के साथ गठबंधन करने के बाद, क्योंकि ये दोनों बहुत ही यहाँ के पॉपुलर स्थानीय नेता हैं, खासकर टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू। आयशा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पे। विनोद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस बात का जिक्र बार बार आयशा कर रही हैं कि आंध्र प्रदेश के चुनाव में इस बार बीजेपी ने पवन कल्याण की पार्टी के साथ भी समझौता किया, तेलुगुदेशम पार्टी के साथ भी समझौता किया, क्योंकि जो पॉजिटिव वेव्स कर्नाटक से बीजेपी के लिए बीते चुनाव में आते रहे हैं वो सिलसिला अब आंध्र प्रदेश तक भी पहुंच गया है और प्रधानमंत्री को लगता है कि एक विकल्प हो सकता है बीजेपी। क्या आपको लगता है कि ये जो समझौता हुआ है टीडीपी के साथ कितना फ्रूटफुल होगा इस चुनाव में? रिजल्ट के तौर पर इसे आप कितने बदल पाएंगे बीजेपी और टीडीपी का ये गठबंधन? देखिए, मैं ऐसा की ही बात को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने जो वहां की जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रही थी इस रोड शो के देखते हुए, तो मैं बस उनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि देखिए, ये जो एनडीए का वहां जो आंध्र प्रदेश में है वो, और इस भीड़ को जब आप इस रोड शो में इस उमड़ती हुई भीड़ को आप देखते हैं तो आपको यकीन मानना पड़ेगा कि 2019 में जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का जगनमोहन रेड्डी के कम से कम 22 साइट, जहां तक मुझे याद है, जी 22 लोकसभा से जीत के आए थे और सिर्फ 3 जो है टीडीपी के सांसद वहां से आए थे जी। और आज का ये नजारा आप जब देखते हैं, पवन कल्याण भी एक बड़े स्टार है वहां से, और कम से कम आप ये तो मानना पड़ेगा कि चंद्रबाबू नायडू का जो जितना ही देर का टेन्योर आंध्र प्रदेश में रहा हो, लेकिन उन्होंने एक छाप छोड़ी थी आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स में और सबसे एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर के रूप में माने गए थे और एक टेक्नोलॉजी के रूप में वो एक तरह से उन्होंने एक बहुत अभिनव प्रयोग किया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चंद्रबाबू नायडू की छाप तो रही है, लेकिन इसमें सबसे खास बात देखने की ये रही है कि जो जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि सडन जब इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी तो दक्षिण की तरफ से यह एक स्लोगन गढ़ा गया या नैरेटिव गढ़ा गया कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है जी। आज उस नैरेटिव का जवाब देते हुए जब विजयवाड़ा के इस रोड शो को आप देखते हैं तो शायद उनको मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी क्या एक्सेप्टेंस पूरे भारत में है। और ये भारत की बात जब आप कहते हैं तो आप दक्षिण के जितने भी स्टेट में ये स्टेट के साथ साथ बड़े शहरों में जब रैली हुई है उसको देख के आप जब ये देखते हैं कि स्वतः स्फूर्त जो लोगों का वो आकर्षण होता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, और वो आकर्षण सिर्फ ऐसे नहीं होता है, ये 10 साल का जो अपना रिपोर्ट कार्ड है वो लोगों के साथ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, चाहे वहाँ बीजेपी सरकार हो या नॉन बीजेपी सरकार हो, तब लोगों को पता होता है कि सेंटर की कितने में स्कीम से उनके साथ उनके पास में पहुंचा है या जो स्कीमें है वो क्यों नहीं पहुंचा है। तो ये सारी चीजें जब प्राइम मिनिस्टर बताते हैं वो एक बड़ा संवाद होता है, क्योंकि ये आपको मानना पड़ेगा कि पिछले दिनों अभी भी ये जो आंध्र प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है 4th फेज में, तो वो सारे के सारे सीटें शायद 13 मई को इसका चुनाव होने वाला है। जी। उससे पहले जब आप इस तरह के बड़े शो देखते हैं और लगातार पीएम पिछले 2-3 दिन से आप देखिए कि पीएम की रैलियां हो रही है आंध्र प्रदेश के अलग अलग शहरों में, तेलंगाना के शहरों में, तो ये कनेक्शन जो पीएम का है वो एक आप इसको एक रिचॉर्ट कह सकते हैं। और उस रिचॉर्ट का जब आप ये नतीजा रोड शो में हाथ लहराते हुए मोबाइल फोन से एक विजुअल कैच करते हुए एक लम्हा को अपने लिए सजोते हुए ये जब आप देखते हैं तब आप कहते हैं कि भारत में जो एक राष्ट्रीय रूप से नेतृत्व की बात अगर आप करते हैं, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देखते हैं, तो जो पीएम मोदी है वो उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, ये ललक पूरे भारत में उनके लिए है और वही ललक आज आप विजयवाड़ा में देख रहे हैं। असीम, ठीक है विनोद जी, मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल ये कि जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरे भारत के नेता हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, मेरा सवाल कि आज ही आप इसे संयोग कह लें कि आज ही कांग्रेस के जो
राहुल गांधी के मेंटोर हैं, गाइड हैं, जिसका कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, अमेरिका से बैठे बैठे उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि बैठे बिठाए बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। और उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर, चूंकि प्रधानमंत्री इस वक्त दक्षिण भारत में हैं, वहां के लोगों के त्वचा के रंग को लेकर जो कमेंट आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कहा भी कि हम तो कृष्ण भक्त हैं और हम तो कृष्ण के पुजारी हैं। ऐसे में आपने बढ़िया सवाल किया है और इस सवाल को समझने की ये जरूरत है कि सैम पित्रोदा ने सिर्फ कांग्रेस के उस विचार को शब्द दिया है। शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस जिस नेशन स्टेट को मान के पिछले 70-75 साल से एक देश के रूप में जो इसकी सिविलाइजेशन है, इसका एक कल्चरल इंटीग्रिटी है, उसको नकारती रही है। आंध्र प्रदेश का कोई व्यक्ति भारत के किसी शहर या अपने तीर्थ स्थान पे आता है तो वो उसके एक सांस्कृतिक वैभव और अपनी सभ्यता का गौरव होता है। यहाँ का कोई बंदा उत्तर का कोई दक्षिण जाता है और अपने वो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों पे पहुंचता है तो ये भारत के एक सांस्कृतिक एकता का उसको एक गौरव के रूप में देखता है। तो जो भारत के नजरिए से देखने के बजाय आपने एक नेशन स्टेट के रूप में चश्मे से भारत को देखने की कोशिश की है, इसलिए सैम पित्रोदा के यहाँ के जो चमड़ी के रंग पे आपने इसको अलग अलग इसमें बांटा है। और ये जब विविधता की परिभाषा आप देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी जैसा लगते हैं, साउथ के लोग जो है साउथ अफ्रीका के जैसे लगते हैं, और अगर वेस्ट के लोग हैं वो अरबियन जैसा लगते हैं, तो ये आपकी सोच है। उस सोच को आज सैम पित्रोदा ने उसको एक शब्द दिया है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि आप ये देखिए कि संस्कृति के जो मूल आधार है, उस आधार को आप किस तरह से नकारते रहे हैं कि एक भारत की जब बात आप कहते हैं तो वो भारत इस देश की जो अलग अलग हमारी प्रमुख स्थल है और उस स्थल की जो सांस्कृतिक एकता है, इस डोर का एक महत्वपूर्ण योगदान है भारत की एकता और अखंडता पे। बिल्कुल। हम दुनिया के जो सभ्यतागत कोई देश होगा उसमें भारत अकेला ऐसा देश है जो अपनी प्राचीन परंपरा और अपनी पहचान को कायम रखा है। बिल्कुल। हमारी प्राचीन पद्धति आंध्र प्रदेश में सेम वैसे ही है जैसे उत्तर भारत में आपके किसी जगह वो धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं होती होगी। तो ये सारी चीजें जो है, जब आप इसको एक नेशन स्टेट के रूप में इसको परिभाषित करते हैं तो आप कहीं से भारत के इस जो महान सभ्यता के जो धरोहर के हम साक्षी हैं, जो पीएम मोदी बार बार कहते हैं, इस बात को आप नकारते हैं। और तो विनोद जी देखिए ना, विनोद जी ये भी बात काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री हमारे एक तरफ तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहते हैं, भारत को जोड़ने की बात, श्रेष्ठ भारत की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर और अब तो नस्ल और चमड़ी और उसके रंग के आधार पर भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है भारतीय जनमानस के बीच ये संदेश पहुंच रहा है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, पूरे भारत को एक जोड़ने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान आता है। लेकिन अब हम रुक करेंगे एक बार फिर से हमारी सहयोगी आयशा भी लगातार बनी हुई हैं विजयवाड़ा से। आयशा, जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे हैं कि ये जो दीवानापन है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, और आप भी कह रही थी कि जो एक स्टाइल होता है, फिल्मी स्टाइल, उस तरीके से लोग उनका वेलकम कर रहे हैं इस वक्त आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। लेकिन मेरा सवाल ये कि जिस तरह से अगर व्यक्ति विशेष पीएम मोदी की ही बात कर ली जाए तो बीते 10 वर्षों में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनके ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है, एक बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री और वहां की जनता, आंध्र प्रदेश की जनता, वाईएसआरसीपी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, जिस तरह से वहां पे करप्शन के केसेस आए हैं, इसको लेकर वो त्रस्त है, काफी परेशान है। ऐसे में आपको लगता है कि वाकई इस बार ये जो जनता जो बाहर आई है पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए, उनके देखने के लिए, वोट में भी तब्दील होंगे क्योंकि उनको एक विकल्प मिलेगा? इसलिए मैंने ये सारी बातें कही कि व्यक्तिगत तौर पर और सरकार के तौर पर भी कोई ऐसा डेंट नहीं लगा है भ्रष्टाचार का पीएम मोदी के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है एक उदाहरण है कि लोग देखते हैं कि इस तरह का प्रशासन हो, इस तरह की
जो उनकी छवि है वो उनके नेताओं में भी नजर आए, स्थानीय नेताओं में भी नजर आए। और जब राज्य सरकार बने यहाँ पर भी उसी तरह का एक स्वच्छ प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन मिले। तो लोगों में यही उम्मीद है। और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं सड़क पर, एमजी रोड पर जो खड़े हैं, ये तमाम लोग मोदी गारू के नारे लगा रहे हैं। देखिए, मोदी गारू यानी मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेंस जो है वो तुरंत हो जाती है रीजनल स्थानीय लोगों में भी। और यहाँ पर लोग जो खड़े हैं उनको न केवल उनकी एक झलक देखने के लिए, बल्कि लोग इस उम्मीद में खड़े हैं कि जो गठबंधन बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने जो गठबंधन बनाया है टीडीपी के साथ, चंद्रबाबू नायडू के साथ और यहाँ के जो सुपरस्टार है पवन कल्याण के साथ, ये तमाम लोग मिलकर उनके लिए एक बदलाव की लहर ला सकते हैं। क्योंकि आंध्र प्रदेश जब से विभाजित हुआ, यहाँ के युवकों के लिए नौकरियों के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ। यहाँ के युवा बेरोजगार रहे और यहाँ तो सबसे पहले तो राजधानी का ही नाम नहीं है अभी तक, और राजधानी बदलने की बात होती रही है। तो ये तमाम चीजें जो है इससे खासकर युवाओं में और महिलाओं में काफी उम्मीदें हैं कि ये बदलाव आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर उन्हें इस बात की उम्मीद और जग जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आंध्र प्रदेश में डबल इंजन सरकार का नारा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री केंद्र की तमाम योजनाओं को आंध्र प्रदेश में लागू करने की बात कर रहे हैं। तो यही उम्मीद इन लोगों के पास है। जो 3 सुपरस्टार्स आज यहाँ पर सड़क पर नजर आ रहे हैं, ये 3 सुपरस्टार्स लोगों के सामने हैं, लोगों के बीच में हैं, और लोगों को लग रहा है कि बीच में जो खड़े सबसे बड़े रॉकस्टार जो मानते हैं यहाँ के लोग, वो उनके लिए बदलाव लाएंगे। और जो आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का राज चल रहा है, ये राज जल्द से जल्द खत्म होगा। देखिए, हमने देखा अपनी आंखों से आंध्र प्रदेश में कि कई जगहों पर लोगों में एक खौफ है। वाईएसआरसीपी के समर्थक हो, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में टीएमसी के बीच और बीजेपी के बीच इस तरह की आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह से वाईएसआरसीपी कांग्रेस में भी इसी तरह की गुंडागर्दी आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलती है। तो ये तमाम चीजें सड़कों पर नजर आती है। और आज जब ये लोग बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में और प्रधानमंत्री गारू को वेलकम करने के लिए यहाँ पर अपने अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, ये एक तस्वीर बयान करती है कि लोग उम्मीद से आए हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो, एक तीसरा विकल्प, यानी एक विकल्प जो है, बीजेपी एक विकल्प बनकर सामने आ सकती है। तो प्रधानमंत्री यही प्रचार करते हुए आए हैं कि लोकसभा के साथ साथ आंध्र प्रदेश असेंबली यानी विधानसभा के चुनाव भी होंगे मई 13 तारीख को, और आंध्र प्रदेश के लोग 13 तारीख को अपना नया मुख्यमंत्री भी चुन सकते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उन तमाम विधानसभा के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं, लोकसभा कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प चुनाव है विजयवाड़ा की लोकसभा सीट पर, जहां पर 2 भाई आपस में एक दूसरे के सामने हैं, यानी केसीनेनी चिन्नी जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, जो टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके भाई केसीनेनी नानी वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार हैं। तो ये जो है बहुत ही दिलचस्प लड़ाई विजयवाड़ा में भी नजर आ रही है। और जो तमाम दूसरे क्षेत्र हैं विजयवाड़ा हो, वैजाग हो और राजमपेट हो, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी का एक ही नारा है कि डबल इंजन सरकार का अगर मौका दिया जाए तो आंध्र का विकास दोबारा पटरी पर आ सकता है। आयशा, चूंकि देखिए राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी भी राजनीतिक पार्टी है, वाईएसआरसीपी भी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस भी है, हर कोई चाहता है, चुनाव है, हर कोई चुनाव लड़ता है, लेकिन जनता जनार्दन किसे आशीर्वाद देती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में मेरा सवाल कि चूंकि बीजेपी चाह रही है कि डबल इंजन की सरकार आंध्र प्रदेश में बने, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके पास क्या है? क्या वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ इस बार के चुनाव में कितना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां काम कर रहा है? ग्राउंड अगर हम देखें तो ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खुलकर सामने नजर आता है। क्योंकि जो यहाँ पर वायलेंस देखने को मिलता है, जो गुंडागर्दी की बात यहाँ के लोग करते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जाती हैं। और करप्शन सबसे बड़ी बात है, यहाँ भ्रष्टाचार।
करप्शन के चलते यहाँ लोग परेशान हैं और लोगों को भरोसा नहीं है कि कल उनका भविष्य किस राह पर चलेगा। तो ये जो है ग्राउंड लेवल पर ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलती हैं और कुछ हद तक लोग इस बात से भी नाराज हैं कि चंद्रबाबू नायडू जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ पर ज्यादा विकास नहीं किया, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अब जबकि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री का साथ मिला है, बीजेपी का साथ मिला है, तो हो सकता है चंद्रबाबू नायडू के लिए ये आसान हो जाए और आंध्र प्रदेश में वो विकास को आंध्र प्रदेश में विकास की लहर ला सके। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू एक अविभाजित आंध्र प्रदेश के दौरान हमने देखा हैदराबाद को कैसे उन्होंने साइबराबाद में बदल दिया था और बहुत ही प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखे जाते थे। तो लोग यही चाहते हैं कि ठीक इसी तरह का विकास, इसी तरह का डेवलपमेंट और नेतृत्व अब चंद्रबाबू नायडू दे राज्य को मुख्यमंत्री अगर वो बनते हैं तो। और लोगों को यही उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब चंद्रबाबू नायडू दिखते हैं तो उन्हें यही उम्मीद नजर आती है कि केंद्र के साथ मिलकर डबल इंजन सरकार यहाँ पर अगर बन जाती है तो यहाँ पर विकास की लहर शुरू हो सकती है। यही लोगों में उम्मीद है, खासकर युवाओं में यही उम्मीद है, क्योंकि युवा हालांकि विजयवाड़ा एक एजुकेशनल हब है और विजयवाड़ा में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, तो युवा यही चाहते हैं कि यहाँ के लोगों में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो। देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप वाईएसआरसीपी के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर लगे हुए हैं। और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि वाईएसआरसीपी उन इलाकों में इन्वेस्ट करना चाहती है जहां पर उनके जो बिजनेस कैपिटलिस्ट हैं उनके लिए फायदा पहुंचा है, जैसे विशाखापट्टनम हो या कर्नूल हो। तो ये तमाम आरोप जो है वाईएसआरसीपी पर लगते रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी पर लगातार लगते रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग भ्रष्टाचार से बेहद परेशान हैं। और इस राज्य में जो गुंडागर्दी की बात हम कहते हैं, जो लगातार लोगों पर हमले होते हैं, लगातार यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग चिंतित हैं, ये सबसे बड़ी समस्या लोगों में है। और यही वजह है कि एक एंटी इनकम्बेंसी वेव जो है कई इलाकों में नजर आता है। बिल्कुल, तो एंटी इनकम्बेंसी है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। विनोद जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी विनोद जी, मेरा सवाल ये कि मैं कुछ आलोचकों के हवाले से ये सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि उस पर आप हमारे दर्शकों को जरा दिशा बताएं कि कुछ आलोचक जो मोदी के आलोचक हैं, जो बीजेपी के आलोचक हैं, उनका ये कहना है कि अगर मोदी इतने ही पॉपुलर हैं, इतना ही उनका एक स्टॉलवर्ट, उनका एक इमेज है पूरे भारत में, पैन इंडिया में, तो आखिर उनको क्या जरूरत पड़ी टीडीपी का साथ लेने की? उनको क्या जरूरत पड़ी पवन कल्याण के पार्टी के साथ लेने की? आखिर उनको क्या जरूरत पड़ी तमिलनाडु में 6 जो रीजनल पार्टीज है उनके साथ गठबंधन करने की? लेकिन मेरा अपना मानना है कि गठबंधन तो बरसों से कई सरकारों ने लिया है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जो आलोचक है वो कहते हैं कि अगर इतने ही बहुत पॉपुलर शख्सियत है तो उनको 6 पार्टियों से तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में 2 पार्टियों से, रीजनल पार्टी से, उनको उनके सहारे पर ये पार्टी चुनाव लड़ रही है बीजेपी। मैं आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा जो ऐसा जी अभी ये बता रही थी कि उसमें देखिए कि विजयवाड़ा में जैसे वो बता रही थी कि 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। इस पूरे इलेक्शन में भाई बहन की लड़ाई जो है वो सरफेस पे सबसे ज्यादा चर्चा पे है आंध्र प्रदेश में। अब ये देखिए कि जो वाईएसआरसीपी के जो अभी जगन मोहन रेड्डी है और उनकी बहन के बीच में ऐसी लड़ाई, शर्मिला रेड्डी जो है उनके बीच में ऐसी लड़ाई है कि आप एक बहन जो है वो यह कह के वाईएसआरसीपी से निकल गई कि वो जगन मोहन रेड्डी को हमने बनाया और जगन मोहन रेड्डी ने हमें एक तरह से नजरअंदाज किया। आज वो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की प्रेसिडेंट है और एक तरह से आप आंध्र प्रदेश में जो वहाँ का चुनावी अभियान है उसको एक तरह से शर्मिला रेड्डी अभियान कर रही है। जी जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है इस पॉलिटिक्स को आपको समझना पड़ेगा कि एक भाई बहन जो वाईएसआर के एक विरासत के रूप में वहाँ अपने करियर की शुरुआत की थी, पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी और चुनाव के आते आते दोनों भाई बहन लड़के, एक कांग्रेस में चली गई बहन और भाई जो है वो वहाँ अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। तो जाहिर सी है इस डिफरेंस का तो एक कम से कम धक्का तो जिनको जरूर लगेगा। बिल्कुल। दूसरी बात, जब आप ये सवाल कर रहे थे तो देखिए बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी जहाँ काम करती है जिस जगह पे, वहाँ उसका कैडर कम से कम 10-20 साल से काम करती हुई दिखती है। इसका उदाहरण आपके सामने में तमिलनाडु है।
अन्नामले जब सामने में आए हैं, एक नया फेस बन के आए हैं, तो आप ये देखिए अन्नामले की शख्सियत, वहां के कितने भी जो टॉप लीडर्स हैं रीजनल पार्टी के, डीएमके या डीएमके, उनके पैरेलल में पहुंच गया है। ये बीजेपी की शख्सियत है। दूसरी बात है कि जो लोग इस तरह के आलोचक हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, वो भी इसी आंध्र प्रदेश से आते हैं। बिल्कुल। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के डिवीजन से पहले कि अगर आप देखिए कि बीजेपी के बहुत सारे टॉप लीडर थे जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश से बीजेपी को वहां रिप्रेजेंट करते थे। रही बात कि रीजनल पार्टी का जहां जहां बेस होता है, जैसे साउथ में आप पिछली बार देखिए कि वहां कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ के बीजेपी को ज्यादा भूमिका नहीं बनी थी, तो इसका मतलब था कि कैडर बेस्ड जो पार्टी है वो अपना आधार उतने मजबूत दूर तक फैला नहीं चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी के 10 साल के इस टेन्योर में, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो, इन सारे स्टेट में पीएम मोदी का लगातार चाहे वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो, शिलान्यास हो, वो एक कम्युनिकेशन करते हुए दिखे हैं। तो जब वो कम्युनिकेशन करते हुए बड़ा लीडर किसी पार्टी का दिखता है, तो ऑब्वियसली नीचे पे जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं उनके अंदर भी एक मनोबल जगता है, उनका आत्मविश्वास जगता है। ये भीड़ आपको बता रही है इस रैली में कि अगर इतने लोग यहाँ पे जमा हुए हैं तो सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को देखने के लिए नहीं है। उस रैली में, उस रोड शो में वो जो ललक है वो पीएम मोदी का, वो सबसे बड़ा आकर्षण होता है। तो आज अगर तेलुगु देशम के पार्टी चंद्रबाबू नायडू जो वहाँ के कद्दावर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पवन कल्याण जो वहाँ के एक स्टार है, घर घर उनकी पॉपुलरिटी है, तो उनको नरेंद्र मोदी का साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी है? तो ऑब्वियसली कि उनका जो इमेज है, पीएम मोदी के इमेज के साथ जब वो अपने को साथ रखते हैं तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो ऐसा बता रही थी डबल इंजन की, वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तब ये सारी रीजनल पार्टियों के जो अलायंस है वो जब आपस में सिंक करती है तो उनका एक विशाल नेटवर्क होता है। तो आप मत भूलिए कि एक पार्टी जो पिछले 2019 के इलेक्शन में आप 25 में से 23 सीटें जीती थी और टीडीपी का भी सिर्फ मात्र 3 सीटें जीती थी, वो पार्टी को एक तरह से दरकिनार करने में और अपना परचम लहराने में आपको वहां रीजनल सहयोग तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां आपका कैडर बेस जो है उतना बड़ा मजबूत नेटवर्क नहीं बना है। लेकिन इस चुनाव में जो बीजेपी ने पिछले 2019 के चुनाव के बाद इस चुनाव में जो अपनी सक्रियता बढ़ाई है, अपना कैंपेनिंग का जो लगातार पीएम मोदी लगातार पिछले एक हफ्ते में आप देखें तो कम से कम 3 से 4 रैलियां कर चुके हैं आंध्र प्रदेश को फोकस करके, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो भी ग्राउंड कार्यकर्ता है वो सारे कार्यकर्ता की भूमिका सबसे आगे बढ़ी है। वो अभी फ्रंट पे लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो जब फ्रंट पे लड़ते हुए आपका सिपाही दिखता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे में एक मजबूत सेनापति होता है। जब सेनापति सड़क पे सामने में होता है, उस रोड शो में होता है, तो जाहिर सी बात है इसका संदेश दूर दूर तक जाता है। जो विजयवाड़ा से यह संदेश आंध्र प्रदेश के दूर दूर तक जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया विनोद जी। लेकिन मेरा सवाल कि जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री भी आज अपने चुनावी रैली में कर भी रहे थे कि 2014 में जब आंध्र प्रदेश 2 हिस्सों में टूट गया, बट गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तब ये वहां के जनता को ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि जब 2 अलग राज्य बन रहे हैं तो वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, विकसित राज्य की श्रेणी में वो आएगा, वहां पे विकास के काम बहुत सारे होंगे, करप्शन नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीते 10 वर्षों में, चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात हो या फिर तेलंगाना की बात हो, जितना विकास का कार्य होना चाहिए था, क्या वो हो पाया? देखिए असीम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो तब हुई थी यूपीए सरकार में। आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना और आंध्रा के बीच में डिवीजन हुआ, उस डिवीजन के क्राइसिस को और उसके वायलेंस को और उसमें केओस को अगर आप याद करें, और उससे पहले जो एनडीए के साथ सरकार के साथ में जब वाजपेयी जी के समय में 3 स्टेट बने थे, और उस समय आप झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ स्टेट बना था, तब आपका याद कीजिए वो दौर जो कितने शांति से तीनों स्टेट अपने अपने रीजन में अपने अपने तरह से विकास को लेके आगे बढ़ती गई। आंध्र प्रदेश के साथ में जो टसल था, वो जो पॉलिटिकल केओस था, उसको एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने वहां रीजनल छत्रपों के
पॉलिटिकल एक अपना एक अहमियत बताने के लिए इस तरह का वहां खेल कर दिया। तो आप ये देखिए कि पूरे तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश तक एक तरह से राइवलरी बनी रही, जबकि ये दो भाई ही थे जो किसी न किसी आधार पर, चाहे वो ओरिजिनल अपना डिस्टेंस का मामला हो, लैंग्वेज का मामला हो या कल्चर का मामला हो, जिस किसी भी कारण से इनका डिमार्केशन हुआ था, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट अभी भी कायम है जो ऐसा बता रही थी, चाहे वो स्टेट कैपिटल को में हो या तेलंगाना के वो हैदराबाद मिलने के बाद जो कहानी बनी हो। तो ये असंतोष वहां के लोगों में है और इसी असंतोष का फायदा उठा के आप ये देखिए कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने जब कांग्रेस का साथ छोड़ के अकेले उतरने का फैसला किया तो कांग्रेस वहां से चलता हो गई थी, कहीं का नहीं रह गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको बताता है कि जब आप एक पॉलिटिकल डिसीजन फ्यूचर को देख के रखते हैं, जब आप पॉलिटिकल डिसीजन तत्कालिक फायदे के लिए देखते हैं, तब दोनों में कितना अंतर होता है। तो जब आपके बात पे सवाल पे मैं आऊं, पीएम मोदी का हर फैसला, हर बड़े फैसले भारत के कम से कम भविष्य की एक नए भारत के रूपरेखा को लेके तय होता है। उसमें जनता के सामने में उसका कोई क्रिटिसाइज कर रहा हो या उसकी तारीफ कर रहा हो, लेकिन ये एक लीडर, एक मजबूत लीडर के रूप में जो उसका चीजें लोग उसको बहुत बाद में समझेंगे, लेकिन तत्कालिक प्रभाव में उसको नैरेटिव में लाया जाता है कि पीएम मोदी ने इतना ये फैसला लिया, इसके पीछे पॉलिटिकल ये सोच रही होगी। तो ये समझना पड़ेगा कि एक मजबूत लीडर की ख्वाहिश देश में लगभग हर स्टेट में, हर प्रांत में, हर रीजन में, हर तबके के लोगों में है कि देश जब एक मजबूत लीडर सामने आता है, अस्थायी सरकार होती है, तब देश का विकास होता है, देश एक तरक्की के धारा में चलती है। तो ये कम से कम इंडिया गठबंधन का, चाहे वो जितने भी नैरेटिव दे दे, जितने ही भी रंग भेद कर दे, आरक्षण, संविधान खतरे, सारी चीज बता दे, लेकिन जब ये रोड शो में लोगों की ललक देखते हैं तो उसके सामने में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखता है, दूसरा अल्टरनेट में उसके सामने में कोई चेहरा नहीं दिखता है। इसका अंतर आपको इस रोड शो में दिख रहा होगा। असीम, विनोद जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल मेरा आयशा जी से। आयशा, आप हमारे साथ बनी हुई हैं? जी आयशा, मेरा सवाल ये कि जिस तरह से हमने बीते लोकसभा चुनाव में देखा, एक जो आशा की किरण बीजेपी के लिए आई दक्षिण भारत से, वो कर्नाटक से आई और कर्नाटक में कमल खिला और 28 में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई। जो मेरा सवाल पहले भी था कि क्या बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो एक रास्ता बना बीजेपी के लिए दक्षिण के द्वार खोलने का, अब दूसरा दरवाजा आंध्र प्रदेश हो सकता है? क्योंकि जो मैं देख रहा हूं तस्वीरों में, लोग काफी बड़ी तादाद में, उनकी रैलियों में भी मैंने देखा, इस रोड शो में मैं देख रहा हूं, तो क्या दूसरा दरवाजा कर्नाटक आंध्र प्रदेश हो सकता है क्या? जी देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने लगातार मेहनत की है दक्षिण भारत में अपने गढ़ को मजबूत बनाने के लिए, और कर्नाटक के अलावा बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा कामयाबी का जो स्टेट रहा वो तेलंगाना था। तेलंगाना में भी बीजेपी ने फ्रॉम द स्क्रैच बहुत ही कम वोट शेयर से तेलंगाना में बीजेपी ने हाल ही में जो लोकसभा जो असेंबली चुनाव में प्रदर्शन किया, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी मौजूदगी को लेकर बहुत सीरियस है। और इसके अलावा केरल में आपने देखा किस तरह से बीजेपी की एक्सेप्टेंस केरला में बढ़ी हुई है, और केरला में खासकर त्रिशूर जैसे शहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो होते हैं तो वहां पर 5-6 लाख से ज्यादा सिर्फ महिलाएं पहुंचती है उनका अभिवादन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने विमेंस रिजर्वेशन बिल पारित किया। तो एक एक्सेप्टेंस पूरे दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन की बढ़ती जा रही है। तो बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में कर्नाटका के अलावा तेलंगाना सबसे बड़ी, तेलंगाना स्टेट जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है जहां पर बीजेपी ने पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर अब पार्टी को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है कि अब बीजेपी तेलंगाना में अहम विपक्षी पार्टी है। तो इसके अलावा अब बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर बहुत कम रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से आंध्र प्रदेश में हमेशा से स्थानीय पार्टीज जो है
उनकी मौजूदगी रही। यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के बीच हमेशा से, दोनों के बीच जिस तरह से तमिलनाडु में एडीएमके और डीएमके रहे, यहाँ पर वाईएसआर से और टीडीपी के बीच सत्ता बदल होती रही। तो ऐसे में बीजेपी लगातार एक विकल्प बनकर सामने आ रही है। केरला में भी यही सामने नजर आया, यही देखने को मिला। और आंध्र प्रदेश में भी देखिए, जो मास अपील उस वक्त एनटीआर की थी आंध्र प्रदेश में। एनटीआर जो दक्षिण भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार, सबसे बड़े मैचिंग आइडल, और उसके बाद लगातार 1 दशक तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद पर रहे एनटी रामाराव, और आंध्र प्रदेश का इतिहास उन्होंने बनाया है। और अब अविभाजित आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो एनटीआर की जो मास अपील थी, उस अपील को एनटीआर का परिवार आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में पुरंदेश्वरी जो केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, उन्हें बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। तो जाहिर है बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, हर वो स्ट्रेटेजी अपनाती है जिसके जरिए बीजेपी अपनी मौजूदगी और बीजेपी यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर काम कर सके और एक मजबूत गठबंधन बना सके। तो एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं जो एनटीआर के सक्सेसर माने जाते हैं, एनटीआर की लेगेसी के सक्सेसर माने जाते हैं, पॉलिटिकल विरासत के सक्सेसर माने जाते हैं। दूसरी तरफ उनकी बेटी है पुरंदेश्वरी, और ये जो अपील है, इस अपील को भी बीजेपी एनकैश करती है अपने गठबंधन में अलायंस बनाने के लिए। और इसके अलावा पवन कल्याण जैसे सुपरस्टार हैं और उसके भाई चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी जो पहले कांग्रेस में थे और बाद में उन्होंने अब वो अपने भाई के साथ हैं, तो वो लगातार अपील करें। चिरंजीवी भी दक्षिण के सबसे बड़े स्टार रह चुके हैं। तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। और खास बात यह है पवन कल्याण के साथ जुड़ने का कि यहाँ पर जो जाति की जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की है, कापू कम्युनिटी की जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की है पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ मिलकर, इससे भी साफ जाहिर होता है कि बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी, सोची समझी स्ट्रैटेजी बना रही है दक्षिण भारत में, खासकर आंध्र प्रदेश में अपनी जो प्रेजेंस है उसे और मजबूत बना सके और यहाँ पर अपना खाता खोल सके। तो यहाँ आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हैं, इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ लोकसभा सीट पर वो जाते हैं, वहाँ से 7 असेंबली सीट पर भी वो प्रचार करते हैं और डबल इंजन सरकार की बात करते हैं और लोगों को बताते हैं कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि एक नया राज्य बनने के बाद आंध्र प्रदेश में विकास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लोग आज भी, यहाँ के लोग आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। तो सड़कों पर जो भारी मात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है, इसी बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, जो शख्सियत है, वो यहाँ पर जिस तरह से एनटीआर की एक मास अपील थी, उसी तरह से यहाँ पर भी सड़कों पर देखने को मिल रही है। भले ही वो चंद्रबाबू नायडू के साथ हो और उनके साथ पवन कल्याण हो, जो यहाँ के युवाओं में बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पॉपुलर मैटिनी आइडल है। बिल्कुल, एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी किसी भी चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है। और जिस बात का जिक्र आपने किया कि सोशल इंजीनियरिंग, इसको लेकर भी जैसे कि हमने कर्नाटक में देखा, अब आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी इसको लेकर काफी गंभीरता से काम कर रही है। विनोद जी, मैं इसी सवाल पे आऊंगा कि जिस बात का जिक्र आयशा कर रही है कि जैसे कर्नाटक में हमने देखा अच्छी खासी सफलता मिली पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, क्या उसी सोशल इंजीनियरिंग का लाभ इस बार के चुनाव में, खासकर विधानसभा में भी, चूंकि आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों जगहों पर बीजेपी को मिल सकती है? डेफिनेटली। और जो सोशल इक्वेशन की बात आपको अभी ऐसा भी बता रही थी, तो इसको समझने की जरूरत है कि अगर आप एक थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका ये देखें अपने समझने में, तो ये जगन मोहन रेड्डी की क्रेडिबिलिटी क्या है कि उसने कांग्रेस की विरासत जो थी उसको झटक लिया और कांग्रेस को एक तरह से उन्होंने पैदल कर दिया था। तो अब कांग्रेस की जितनी भी उस खास समुदाय में, रेड्डी समुदाय जहां उनकी खास है, उसके बीच में जो पकड़ थी उसको जगन मोहन रेड्डी ने ले लिया और वो उनका एक मजबूत आधार बना। तो उसके साथ में और जो ओबीसी समुदाय या दलित समुदाय को लेके वो जगन मोहन रेड्डी ने एक तरह से एब्सोल्यूट मेजोरिटी असेंबली में भी और पार्लियामेंट के सीटों में ले ली। लेकिन दूसरी तरफ में अगर आप वहाँ पे कम्मा और जो कापू समुदाय है उसकी भी एक अच्छी खासी पकड़ है। वो पकड़ वाले जो भी है उसमें चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण आते हैं। और इसके बाद जो मोदी फैक्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है
कि उस इम्पोर्टेंस में ये है कि मोदी फैक्टर में एक बड़ा लाभार्थी वर्ग है। जो कॉम्बिनेशन सोसाइटी में चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, वो मोदी फैक्टर वहां होता है, जो पूरा एक पॉपुलरिटी पीएम मोदी की होती है, वो देश के किसी भी हिस्से में होती है। तो वो जो फैक्टर पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू को एक तरह से बल दिया है अपनी लड़ाई में, वाईएसआर के स्थिति के साथ लड़ाई में। तो ये ताकत जो पीएम मोदी का मिला है, तो जाहिर सी बात है कि जब गठबंधन है तो गठबंधन का की भी जो अपनी ताकत है अलग अलग समुदाय में, वो भी बीजेपी को मिलेगा। तो जो 2019 का नतीजे पे जिस तरह से लोग एक पॉलिटिकल कमेंटेटर अपना नैरेटिव निकालते हैं कि बीजेपी का वहां एक अभी आधार दक्षिण में नहीं है, उनके लिए जो ऐसा बता रही थी कि आप अभी केरल में चले जाइए, तो जो सोशल नया एक बेस बना है पीएम के लिए, बीजेपी के लिए, तेलंगाना आप चले जाइए, एक नया जो सोशल बेस बना है बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए। तमिलनाडु आप चले जाइए कि वहाँ एक जो नया सोशल बेस बना है पीएम के लिए, बीजेपी मोदी के लिए, वो किसी भी रीजनल फैक्टर्स में, किसी भी रीजनल पार्टीज के लिए एक बड़ा वैल्यू एडिशन होता है। और जहाँ आप 2% के वोट से एक बड़ा स्विंग देखते हैं, उस हालत में आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी कम से कम 2019 के नतीजे से तो कई गुना ज्यादा परफॉर्म करने वाली है। अगर बीजेपी कम से कम वहां पे 20% सीट वोट शेयर में भी आती है, तो एक बड़ी बात होगी, जो पहली बार आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने दस्तक दी है इन रीजनल पार्टियों के साथ। क्योंकि केरल भी कमोबेश इसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी चाह रही है कि केरल को भी हम वहां भी अच्छी खासी सीटें जीत कर लाएं, तो क्या लगता है कि यही फॉर्मूला बीजेपी केरल में भी अपना रही है या फिर अपना सकती है? विनोद जी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के पर्सपेक्टिव में अपने इलेक्शन को देखने के लिए जितने भी हमारे राजनीतिक पंडित हैं, वो सीधे सीधे सामने में आपको सोशल इक्वेशन रख देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत की राजनीति जो है, क्या अभी तक उसी सोशल फैक्टर और सोशल इंजीनियरिंग और इसी पे अभी तक स्टिक है, या ये देश पिछले 10 वर्षों में अगर डेवलप किया है, यूथ जो एक मास आप कह सकते हैं कि 40-50 करोड़ का जो एक यूथ है, क्या उसकी सोच भी वहीं तक टिकी हुई है जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम यहाँ से छीन के यहाँ बांट देंगे, यहाँ से लेके हम सोशियो इकोनॉमिक एक्सरे वाला सर्वे कराएंगे, जिसके जितने पैसे हैं उसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो क्या ये देश क्या उस मानसिकता में है जो ये देख रहा हो कि एक आदमी काम करेगा, इतना स्टार्टअप इस देश में हुए हैं कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बना है, और दूसरी तरफ लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का बैठे बैठे खिला रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि क्या इस देश के लोग इस फिलोसफी को, इस राजनीतिक अपनी जो एक महत्वाकांक्षा है उसको, क्या ये लोग किसी बात में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? ये तैयार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप ये रोड शो जैसे आप ये पीएम का देखते हैं और जब इस लोगों की भीड़ देखते हैं, तो वो आकर्षण विकसित भारत संकल्प का होता है। वो आकर्षण होता है कि ग्राउंड पे जो डेवलपमेंट हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, उसका होता है। जो ग्राउंड पे लोग रियलिटी देखते हैं कि पीएम के जितना भी स्कीम है, वेलफेयर स्कीम है, सोशल वेलफेयर स्कीम है या गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उस स्कीम को देखते हैं। अगर उत्तर में वहां अगर सारे लोगों के शौचालय बने हैं, तो दक्षिण के स्टेट में भी सारे गरीब के शौचालय बने हैं, अभी के शौचालय बने हैं, नल से जल का पानी पहुंचा है, पीएम आवास योजना में गरीबों को घर मिला है। अब वो अनाज के रूप में सबको अभी उसके राशन जैसे उत्तर में मिलता है किसी स्टेट में, वैसे ही दक्षिण में मिला है। तो इतनी सारी चीजें जब लोग सामने में देखता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका पर्सपेक्टिव भी एक नेशन पर्सपेक्टिव होता है। रीजनल पर्सपेक्टिव जो था उसका लोगों ने खामियाजा देख चुके हैं। 20-25 साल से इस सारे स्टेट में जो रीजनल पार्टियां हावी होती रही है, उसको भी लोगों ने देखा है। और अब जब बीजेपी ने ग्राउंड पे काम करके दिखाया है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, सोशल डेवलपमेंट करके दिखाया है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का एक भरोसा बढ़ा है दिल्ली को लेके, एक भरोसा बढ़ा है केंद्र की सरकार को लेके। और ये भरोसा जो है वो एक दिन में नहीं बनता है, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, जो पीएम ने पिछले 10 साल में करके दिखाया है। इन सारे जगहों पे पीएम के लगभग दर्जनों रैलियां, दर्जनों उद्घाटन और शिलान्यास समारोह हो चुके होंगे। लेकिन विनोद जी, इस बात को हम नकार नहीं सकते ना कि जाति भी एक फैक्टर है।
चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उन तमाम समीकरणों को वो साधती ही है। देखिए, वो एक सच है, डेवलपमेंट विकास केंद्र में है, लेकिन हम इग्नोर नहीं करते हैं मसीम, इसलिए इग्नोर नहीं करते हैं कि कुछ पार्टियों को एक गिमिक लगता है, एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट इसको आप कह सकते हैं, कि जब आपके इस स्टेट से आप आते हैं बिहार में बगैर कुछ किए डेवलपमेंट के, लालू यादव 15 साल वहां राज करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको मानना पड़ेगा कि डेवलपमेंट का कोई बड़ा मुद्दा लोकल लोगों में वोट का नहीं होता है, जहां एक जाति फैक्टर है। लेकिन इन इलाकों में जब आप आंध्र प्रदेश आते हैं, जब आप तमिलनाडु आते हैं, जब आप कर्नाटक आते हैं, जब आप केरल आते हैं, तो यहाँ का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उस डेवलपमेंट रोल में ये सारे कास्ट फैक्टर कहीं से बेमानी होने लगती है। जो मेरा ये विश्वास है कि जब आप एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्शन सामने में रखते हैं लोगों को, तो शायद लोग अपने ग्राउंड जीरो के रियलिटी से इसकी तुलना करते हैं, पिछले वर्षों का कंपैरिजन करते हैं, और जब ये कंपैरिजन करते हैं तब आप ये देखिए पिछले 1 घंटे से जहां से भी पीएम मोदी का रोड का काफिला जा रहा है, सड़क के दोनों बगल लोगों की भीड़ अटी पटी पड़ी है। तो ये एक भरोसा है, ये एक विश्वास है। जब वो ये विश्वास है कि एक मजबूत सरकार, एक फैसले वाले कुशल नेतृत्व जब देश में होता है तो चीजें बदलती है, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये देश देख रहा है कि इस देश का जब ये विकास होता है तो उसकी गूंज सिर्फ दिल्ली तक नहीं होती है, वो एक गांव और एक शहर कस्बे से होते हुए पूरे जगह जगह पे पहुंचती है। और इसका एहसास तो कम से कम हम लोग इस आज के रोड शो में जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। चाहे वो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो उनके मुद्दे, और खासकर जब उत्तर भारत में बात करते हैं, जैसा कि विनोद जी ने कहा कि जातिगत समीकरण यहाँ होते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की बात की जाए, कर्नाटक जैसे राज्यों की बात की जाए, तो यहाँ पे वो उतने प्रभावी नहीं होते हैं। मुद्दे के तौर पर विकास विकास और सिर्फ विकास ही एक मुद्दा होता है। और मुझे लगता है कि जब इन तस्वीरों को हम आप सभी देख पा रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये वो मतदाता हैं जो जिन्हें लगता है कि अगर डबल इंजन की सरकार यहाँ बनती है तो जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत विकास की है वो आंध्र प्रदेश में हो पाएगी। लेकिन आयशा, मेरा सवाल ये, चूंकि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये बार बार आ रहा है कि जो कम्मा समुदाय के जो लोग हैं या जो कापू समुदाय के लोग हैं, खासकर जो कापू समुदाय के लोग हैं, वो हमने देखा कि बीते कई वर्षों से वो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, और टीडीपी ने कहा भी था कि हम आपको आरक्षण देंगे, रिजर्वेशन देंगे। इस बार के चुनाव में अगर जनता इसी उम्मीद से टीडीपी बीजेपी गठबंधन को वोट देती है, तो क्या यह माना जाए कि ये जो आरक्षण का जो मसला है वो कम से कम कापू समुदाय को देने का काम करेगी सरकार? जी हाँ, बिल्कुल। ये लंबे समय से मांग रही है आरक्षण को लेकर, और आरक्षण का मुद्दा अगर हम उठाते हैं तो इसको लेकर बीजेपी अपने गठबंधन अलायंस पार्टियों के साथ इस बात से एग्री करती है कि किस तरह से आरक्षण की पॉलिसी को लेकर बीजेपी और अलायंस पार्टनर्स एक विचार यानी सेम पेज पर रहे। तो ऐसे में जो मांग लगातार रही है कई समय से, क्योंकि खासकर कापू समाज में ये मांग जो है, उन्हें उम्मीद है कि इस समय अगर सरकार बदलती है, बदलाव आता है, तो उन्हें इस बार उनके हक का आरक्षण उन्हें जरूर मिलेगा। हालांकि चंद्रबाबू नायडू आरक्षण को लेकर उनके विचार कुछ अलग रहे, क्योंकि वो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम के बारे में बात भी कर रहे थे। लेकिन जब अलायंस की बात सामने आती है तो जाहिर है तीनों पार्टीज को मिलकर आरक्षण के बारे में विचार करना होगा, और अगर ये अलायंस गठबंधन जीतता है स्टेट इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में भी, तब जरूर इस पर एक नीति बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ये कहते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसमें आरक्षण का मतलब ये नहीं कि कुछ एक समुदाय को आरक्षण मिल गया और दूसरे समुदाय इससे वंचित रह गए। यहाँ सबको समान और जो केंद्र की नीतियां हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स है, वो तमाम लोगों तक पहुंचे और गरीब के हर वर्ग तक पहुंचे। तो ये नीति रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये पॉलिसी रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जबकि वाईएसआर कांग्रेस को इस बात को लेकर उनकी आलोचना होती रही है
कि कर्नाटक की तरह यहाँ पर भी अपीजमेंट की पॉलिसी, अपीजमेंट की राजनीति यहाँ पर वाईएसआर भी करते रहे हैं और ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। आंध्र प्रदेश में भी अपीजमेंट को लेकर काफी विरोध होता रहा वाईएसआर कांग्रेस का और ये मुद्दा जो है इस चुनाव में भी गूंजता रहा प्रचार के दौरान। देखिए, मैं आपको एक विषय बताना चाहूंगी। सड़कों पर जो लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, विजयवाड़ा एक ऐसा लोकेशन है, एक ऐसा शहर है जो तट से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर बापटला, ओंगोल, मछलीपट्टनम जैसे इलाके हैं जो साइक्लोन हर साल भयंकर साइक्लोन झेलते हैं और विजयवाड़ा इससे काफी प्रभावित होता रहा है। लेकिन आज विजयवाड़ा की सड़कों पर हम देख रहे हैं तूफान है, यानी ये बदलाव का तूफान, राजनीतिक बदलाव का तूफान लोगों की भीड़ के रूप में उमड़ पड़ा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें लगाए हैं और इस गठबंधन से उम्मीदें लगाए हैं। प्रजा गालम यानी जो नारा गठबंधन पार्टियों ने दिया है कि वॉइस ऑफ द पीपल, यानी लोगों की, जनता की आवाज है, ये तीनों पार्टी के नेता जो गठबंधन में हैं। तो ये जो नजारा हमें देखने को मिल रहा है सड़कों पर, मुझे याद आ रहा है कि विजयवाड़ा की सड़कों पर हमने तूफान देखा है, हमने यहाँ पर पानी भरे हुई सड़कें देखी हैं जब यहाँ पर तूफान आता है। लेकिन आज इन सड़कों पर अलग सा नजारा, एक राजनीतिक आंधी का नजारा, एक बदलाव का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हजारों लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोदी गारू के रूप में लोग उन्हें देख रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और उसके साथ साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे चलना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन लोगों की उम्मीदों को निराश नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री हमेशा से प्रचार के दौरान भी ये कहते आए हैं कि अगर लोग विकास के लिए, लोगों में विकास की उम्मीद है तो वो जरूर बीजेपी को एक विकल्प माने। दक्षिण भारत में बीजेपी एक विकल्प के तौर पर, खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला में एक विकल्प के तौर पर सामने आ रही है और पार्टी की जो एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ती गई है। देखिए, जैसे कि विनोद जी बता रहे थे कि आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी और शर्मिला आमने सामने, भाई बहन आमने सामने। जब परिवार शर्मिला खुद अपने भाई पर भरोसा नहीं करती, पूरे प्रचार के दौरान उन्होंने अपने भाई के बारे में कई मुद्दे उठाए, करप्शन के मुद्दे उठाए और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे शर्मिला के प्रचार के वजह से, शर्मिला की जो स्ट्रगल थी उस दौरान, उसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बने और बाद में शर्मिला को काट कर अलग कर दिया। तो ऐसे में खुद जब अपनी बहन उन पर भरोसा नहीं करती तो ये कैसे उम्मीद की जाए कि यहाँ पर पहुंचे ये लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, आंध्रा के लोग, वो इस मुख्यमंत्री पर कैसे भरोसा करते। एक और सवाल, चूंकि अब मुझे लगता है कि ये अब जो रोड शो है वो कुछ ही देर के बाद उसका समापन होगा, लेकिन मेरा सवाल आयशा ये है कि हम जानते हैं कि इन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में भी। क्या उम्मीद करें कि 13 मई को लोग भारी तादाद में अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मताधिकार का प्रयोग करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, गर्मी तो बहुत है लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं। गर्मी के बावजूद लोग सही समय पर घर से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए उत्सुक है। हालांकि हमने देखा कर्नाटक में और दूसरे राज्यों में भी कल भीषण गर्मी के बावजूद 70% मतदान हुआ है और आंध्र प्रदेश के लोग ये ठान लिया है कि उन्हें बदलाव चाहिए। तो जाहिर है यही उम्मीद की जा रही है, पार्टी भी उम्मीद कर रहे हैं कि लोग भारी संख्या में बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे, क्योंकि सुबह का जो मतदान होता है 7 बजे से 10 बजे तक का, इस दौरान काफी तेजी से, काफी भारी संख्या में लोग मत केंद्र तक पहुंच रहे हैं और फिर दोपहर के बाद 3 बजे से 6 बजे तक, तो इस दौरान मतदान काफी तेज हो रहा है। तो यही पैटर्न नजर आ रहा है तमाम शहरों में जहां पर भीषण गर्मी है इस समय। तो आंध्रा के लोग भी इस तमाम चीजों को नोट कर रहे हैं। जरूर वो भी अपने समय के अनुसार और धूप को देखते हुए घर से बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। बिल्कुल। एक सवाल विनोद जी आपसे, उत्तर भारत में हमने देखा किस तरह से वोटिंग परसेंटेज में कुछ मामूली अंतर हुए हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में एक बात की जाए और दक्षिण भारत में लोग अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं भीषण गर्मी के बावजूद भी। क्या लगता है कि ये जो बदलाव के लिए, जो वोट डालने के लिए जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, लोग निकलेंगे और काफी तादाद में बदलाव के लिए वोट डालेंगे? अजीम, अगर आप मुझे इजाजत दे तो सबसे पहले हम इस रोड शो में जो अभी भीड़ देख रहे हैं जी, उसको लेके मैं थोड़ा सा इस पे बताना चाहूंगा। बिल्कुल। कि साउथ इंडिया में आप देखेंगे, मुझसे बेहतर ऐसा जी जानती है कि यहाँ पे इस रोड शो में इस तरह की भीड़ और इस तरह का जो जन सैलाब उमड़ता था वो फिल्मी स्टारों के लिए उमड़ती थी। बिल्कुल। और आज जब हम
एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जब इतनी भीड़ और इतनी ललक लोगों में देखते हैं, आप ये देखिए कि जहां से ये रोड का ये सड़क से ये काफिला गुजर रहे हैं और उस काफिले के साथ में दोनों बगल जो लोगों का एक जन सैलाब जैसा सामने में दिखता है, तो आप कह सकते हैं कि रील और रियल के हीरो जो है उस दोनों को अब आप कम से कम दक्षिण भारत के लोग अब कम से कम इस चीज को जान गए हैं। जो रियल हीरो के रूप में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख रहे हैं, जो ये बात देख रहे हैं कि एक आदमी जो मजबूत फैसले के साथ में किस तरह से परिवर्तन लाता है, किस तरह से देश को एक नई दिशा देता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, वो सारे लोगों के सामने में वो हीरो बनते हैं। जय साहब की भूमिका में जब आप देख रहे थे, बाकी लोकल की बात तो ऐसा जी ने काफी अच्छी तरह से बता रही थी, लेकिन आप ये देखिए कि चिरंजीव भी, ये पवन कल्याण के बड़े भाई थे, उन्होंने भी एक तरह से अपने स्टारडम को लेके एक बहुत बड़ा एक शो किया था यहाँ पे और एक बड़ी नई पार्टी बना के उन्होंने चाहा था कि वहां अपनी वो प्रभुत्व को स्थापित करें, जिस तरह से तमिलनाडु में और बाकी स्टेट में उन लोगों फिल्म स्टारों सब ने किया था, लेकिन वो नहीं चल पाए। अंततः वो फिर कांग्रेस में उनकी पार्टी का विलय हो गया था। ये पवन कल्याण जो अपनी को नई भूमिका में आके उन्होंने अपनी शख्सियत और उसको पहचानने के लिए आज अगर नरेंद्र मोदी का साथ लिया है, पीएम की उस शख्सियत का साथ लिया है, तो आप मान के चलिए कि ये आदमी कम से कम इस दौर में एक नायक की तरफ सामने में आंध्र प्रदेश में उभरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा विनोद जी कि क्या ये जो इतने बड़ी तादाद में लोग आए हैं, इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भी बदलाव के लिए, वोट देने के लिए निकलेंगे अपने घरों से 13 तारीख को? जाहिर सी बात है, जब आप ये देखिए कि घंटों के इंतजार करने के बाद ये जहां से भी ये रोड शो होता होगा, हम लोगों ने कवर किया है, घंटों घंटों तक लोग उस क्यू में खड़े होते हैं, पूरे सिक्योरिटी का तामझाम होता है, वो सारी चेकिंग होती है, इसके बाद लोगों की एंट्री होती है। तो जाहिर सी बात आप ये देख लीजिए कि इतने इस सब के बाद, स्ट्रगल के बाद वहां लोगों का उसमें एंट्री होती है, वहां रोड शो में लोग खड़े होते हैं, तो घंटों का उनका वो वक्त जाया होता है। लेकिन वो सोता स्फूर्ति अगर लोगों को है कि एक ललक अपने नेताओं को, अपने जन नेता को देखने के लिए, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि 5 मिनट का वक्त तो कम से कम वो पोलिंग बूथ पे जरूर दे सकता है। तो ये कन्वर्ट होता है बूथ पे, ये हमने देखा है कि पीएम मोदी का जितना भी रोड शो हुआ है जिन जिन इलाकों में, वहां पे बीजेपी के पोल परसेंटेज काफी बढ़े हैं और कई जगह पे वो जीत के रूप में सामने आया है। ये हमने पिछले डेटा को भी सामने देखा है। तो आप यकीन रखिए कि जहां लोग 3-3, 4-4 घंटे लगा के उस रोड शो में अपने को हिस्सा बनाते हैं, तो वो आदमी जरूर वो वोट कास्ट कर दे जाता है, क्योंकि वो वक्त वो अपने रोड शो के इमोशन को लेके जाता है और वो फैसला लेता है। लेकिन विनोद जी, कांग्रेस तो कुछ और ही कहती है। कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी तो उत्तर भारत की पार्टी है। यही चीज मैं कह रहा हूँ, आज ये रोड शो उसका जवाब है, इस तमाम नैरेटिव का जवाब है, जो ये 5 असेंबली हारने के बाद कांग्रेस ने एक तरह से इसको कैंपेन बनाया था, पार्टी के बड़े और छोटे नेताओं ने, कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है। लेकिन बीजेपी ने उसका जवाब तमिलनाडु के उस दौर में दिया कि जहां अभी स्टालिन की पूरी डीएमके, कांग्रेस सबको मिलके एक एक जगह स्ट्रगल करनी पड़ी है। ये अन्नामले का जो वहां पे पंचप्राण जो वहां पे बनी है, 5 पार्टियों का वहां जो अलायंस बना है, वो आप रीजन में देखिए कितना टफ कंटेस्ट दे रहा है। केरल में आप देखिए कि किस तरह से वहां जो विजयन है वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। कांग्रेस और सीपीएम के इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद भी दोनों पार्टियों में तू मैं हो रही है। तो ये आपको बताता है कि बीजेपी ने कितनी बखूबी से दक्षिण भारत के इन राज्यों में अपनी पहुंच जबरदस्त रूप से बनाई है इस दौर में। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में अगर लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं, उनमें से बीजेपी, जहां तक मुझे याद है, पिछली बार कुल मिलाकर तमाम राज्यों से 29 सीटें जीती थी। एक तो इस बार के चुनाव में विनोद जी इन 29 सीटों को रिटेन मन बरकरार रखने की होगी, और दूसरा कि जो 100 सीटें दूसरी पार्टियों के पास गई थी, उनमें से भी बहुत सारी सीटें ये अपनी तरफ आए, इसका भी प्रयास बीजेपी और तमाम सहयोगी पार्टियों का। देखिए, बीजेपी का जो ग्राउंड वर्क होता है वो इलेक्शन के अगले दिन से ही शुरू होता है।
आपने कई जगह देखा होगा कि इन लोगों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक इलेक्शन जीतने के बाद घर नहीं बैठ जाते हैं, वो अगले दिन से उसकी तैयारी शुरू करते हैं। वो उस दिन की चर्चा शुरू करते हैं कि जहां पे वो रनर रहे हैं उसके पीछे क्या वजह हुई है, उसमें संगठन ने कहां चूक हुई है, उसमें कार्यकर्ता कहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, जहां पे बीजेपी ने अच्छी मार्जिन दी थी, वहां बीजेपी ने इन 5 सालों में एक मजबूत अपना आधार बनाया होगा। और जब बीजेपी का वहां मजबूत आधार बना है तब भी पवन कल्याण हो या चंद्रबाबू नायडू हो, जो बीजेपी के तरफ हाथ बढ़ाए थे गठबंधन करने का और अलायंस बनाने का। ये भी हमको बात समझनी होगी कि जब तक पार्टी एक कमजोर रहे तो उसके साथ अलायंस कोई नहीं बनाता। जैसे कि आप अभी बिहार में, यूपी में देख लीजिए कि कांग्रेस को जितनी सीटें मांगी थी उसके बावजूद उसको नहीं मिल पाई। ठीक है, सबकी नजरें 13 मई को